इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की कुछ खास धाराओं पर बात करने वाले हैं। जी। विषय है अपराध के लिए उकसाना, जिसे कानून में कहते हैं दुष्प्रेरण, और अपराध की योजनाओं को छिपाना। हाँ, अबेटमेंट और कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन। हाँ, अबेटमेंट और कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन कानूनों की बारीकियों पर काफी रोशनी डालते हैं। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी को उकसाया तो जाता है पर वो अपराध होता नहीं है, तब क्या होता है। और ये भी कि इसमें सरकारी कर्मचारियों की क्या भूमिका है ना। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि ये जो थोड़ी जटिल कानूनी बातें हैं इन्हें सरल तरीके से बातचीत के अंदाज में समझें। हाँ, और ये विषय है भी बड़ा दिलचस्प, क्योंकि ये दिखाता है कि कानून सिर्फ हो चुके अपराधों को नहीं देखता, वो इरादों को, उन कामों को भी देखता है जो अपराध के लिए एक जमीन तैयार करते हैं। सही कहा। किसी को गलत काम के लिए उकसाना मतलब अपने आप में गंभीर बात है, भले ही वो काम हो या ना हो। तो आज हम खास तौर पर धारा 56 से 60 पर ध्यान देंगे। ठीक है। और देखेंगे कि कानून इनसे कैसे निपटता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं धारा 56 से। ये उस सिचुएशन की बात करती है जब कोई किसी को उकसाता तो है पर वो दूसरा बंदा वो काम करता ही नहीं। तो सवाल उठता है, भाई काम तो हुआ नहीं, तो क्या उकसाने वाला बच गया? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही तो धारा 56 आती है पिक्चर में। अच्छा। ये कहती है कि अगर किसी ने उकसाया और वो अपराध हुआ नहीं, और मान लीजिए उस खास उकसावे के लिए कोई अलग से सजा नहीं दी गई है कानून में, तो भी उकसाने वाले को सजा मिल सकती है। अच्छा, सजा मिलेगी? कितनी? हाँ, सजा कितनी? तो जो उस अपराध के लिए मैक्सिमम सजा तय है ना, उसके 1/4 1/4 हिस्से तक की कैद या जुर्माना, या फिर हो सकता है दोनों। अच्छा, मतलब कानून सिर्फ रिजल्ट नहीं देख रहा, वो गलत इरादे और कोशिश को भी पकड़ रहा है। कोई उदाहरण है इसका स्रोत में? हाँ, एक सीधा सा उदाहरण है। मान लीजिए क है, वो ख को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है। ठीक है। अब ख ने सोचा या शायद डर गया और उसने झूठी गवाही नहीं दी। अपराध तो हुआ नहीं। लेकिन क ने जो उकसाने का काम किया वो धारा 56 के तहत अपने आप में एक जुर्म है, और क को सजा हो सकती है इसके लिए। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब किसी को गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश भी गलत है। लेकिन क्या इसमें कोई और एंगल भी है? जैसे इससे फर्क पड़ता है कि उकसाने वाला कौन है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, फर्क पड़ता है, और ये बहुत जरूरी फर्क है। धारा 56 में एक खास बात है जो सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी है। ओह। अगर उकसाने वाला खुद एक सरकारी कर्मचारी है और उसका फर्जी उस अपराध को रोकना है जिसके लिए वो उकसा रहा है, अरे, या फिर अगर उकसाया गया व्यक्ति ऐसा सरकारी कर्मचारी है। ओह, तो अगर कानून का रखवाला ही कानून तोड़ने को कहे तब क्या? तब सजा काफी बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में उकसाने वाले को उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम सजा तय है ना, हाँ। उसके आधे हिस्से तक की 1/2 कैद और जुर्माना हो सकता है। ये नॉर्मल 1/4 से सीधा डबल है। डबल? हाँ। इसके पीछे सोच यह है कि भाई सरकारी कर्मचारियों पर तो समाज की सुरक्षा की एक कानून व्यवस्था की खास जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर वो ही अपराध को बढ़ावा देंगे तो ये भरोसे को तोड़ने जैसा है, और इसे ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। स्रोत में इसका भी कोई उदाहरण होगा शायद? बिल्कुल। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है डकैती रोकना, लेकिन वो खुद किसी को डकैती डालने के लिए उकसाता है। अब चाहे सामने वाला डकैती ना करे, फिर भी उस पुलिस ऑफिसर को ज्यादा सजा मिलेगी, डकैती की जो भी मैक्सिमम सजा है उसके आधे हिस्से तक। और क्या ये उल्टा भी होता है? मतलब अगर कोई आम आदमी किसी सरकारी कर्मचारी को उकसाए? हाँ, शोध ये भी बताता है अगर कोई आम नागरिक किसी पुलिस ऑफिसर को, जिसका फर्ज है उस अपराध को रोकना, अपराध करने के लिए उकसाए, तो उस आम नागरिक को भी बढ़ी हुई सजा मिलेगी। मतलब मैक्सिमम सजा का आधा हिस्सा। अच्छा। कानून यहाँ मतलब दोनों तरफ से सरकारी पद की इज्जत और जिम्मेदारी को प्रोटेक्ट कर रहा है। किसी सरकारी कर्मचारी का जुर्म में शामिल होना या उसे जुर्म के लिए उकसाना दोनों ही गंभीर माने गए हैं। ये धारा 56 तो काफी कुछ कवर करती है। अब आगे बढ़ते हैं धारा 57 की तरफ। ये तो और भी विस्फोटक सी लगती है। यहाँ बात एक आदमी को उकसाने की नहीं है, नहीं, बल्कि आम जनता को या 10 से ज्यादा लोगों के ग्रुप को अपराध के लिए उकसाने की है। मतलब जैसे भीड़ को भड़काना। सही समझा आपने, बिल्कुल। धारा 57 इसी गंभीर स्थिति से निपटती है। जब उकसावा 1-2 लोगों तक ना रहकर एक बड़े ग्रुप या पूरी पब्लिक को टारगेट करे, तो उसके नतीजे
कई ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, दंगे। बिल्कुल, सार्वजनिक अव्यवस्था फैल सकती है, खतरा बढ़ जाता है। और जाहिर खतरा बड़ा है तो सजा भी बड़ी होगी। निश्चित रूप से। धारा 57 के तहत ऐसा करने वाले को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 7 साल? हाँ, ये धारा 56 वाली नॉर्मल सिचुएशन से काफी ज्यादा सख्त है। स्रोत में इसका क्या उदाहरण दिया है? ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा है। उदाहरण से बात एकदम साफ हो जाएगी। सोचिए, क नाम का आदमी है, वो किसी पब्लिक जगह पर एक भड़काऊ पोस्टर लगाता है। उस पोस्टर में एक खास मजहब के लोगों से, और मान लीजिए उस मजहब के 10 से ज्यादा लोग हैं वहां, अपील की जाती है कि भाई फला दिन फला टाइम पर फला जगह जमा हो जाओ और दूसरे मजहब के जुलूस पर हमला करो। अरे बाप रे! अब क ने खुद शायद एक पत्थर भी ना फेंका हो, लेकिन उसने पोस्टर लगाकर 10 से ज्यादा लोगों के ग्रुप को एक सीरियस क्राइम के लिए उकसाया है। ऐसा करके क ने धारा 57 के तहत अपराध किया है। अरे, मतलब सिर्फ शब्दों से या पोस्टर से भी अगर वो बड़े ग्रुप को हिंसा के लिए उकसा रहा है तो 7 साल तक की सजा। हाँ, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ इंडिविजुअल क्राइम को नहीं देख रहा, वो समाज की शांति स्थिरता पर जो असर पड़ सकता है उसको देख रहा है। सही बात है। जब एक भीड़ को उकसाया जाता है तो हालत बहुत तेजी से बिगड़ सकती है, भारी नुकसान हो सकता है जान माल का। ये एक चिंगारी जैसा है जो पूरे जंगल में आग लगा दे। इसलिए कानून इसे दुष्प्रेरण का एक बहुत ही गंभीर रूप मानता है। समझ गई। उकसाने की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्रोत बताते हैं कि कानून सिर्फ उकसाने पर नहीं रुकता, बल्कि अपराध करने की योजनाओं को छिपाने पर भी सजा देता है। धारा 58 इसी बारे में है। जी हाँ, खासकर उन गंभीर अपराधों की योजना छिपाने के बारे में जिनकी सजा मौत की सजा है या उम्र कैद। बिल्कुल। और यहाँ छिपाना सिर्फ चुप रहना नहीं है। धारा ये साफ करती है कि छिपाने का मतलब है कोई एक्टिव काम करना जिससे प्लान छिपा रहे। अच्छा। या जानबूझकर कुछ ना करना जबकि आपकी जिम्मेदारी थी बताने की। या फिर, और ये आजकल बहुत जरूरी है, एन्क्रिप्शन या जानकारी छिपाने वाले किसी और तरीके का इस्तेमाल करना। एन्क्रिप्शन, ये शब्द तो आजकल खूब सुनने में आता है। मतलब क्या है इसका आसान भाषा में? देखिए, एन्क्रिप्शन एक तरह का डिजिटल ताला चाबी है। जैसे आप अपने जरूरी कागजात तिजोरी में बंद करते हैं ना, वैसे ही डिजिटल जानकारी को एक कोड भाषा में बदल दिया जाता है ताकि कोई और उसे पढ़ ना सके। उसे खोलने के लिए एक खास चाबी या की चाहिए होती है। अच्छा। तो अगर कोई अपराध की योजना से जुड़ी जानकारी को एन्क्रिप्ट करके छिपाता है ताकि वो पकड़ी ना जाए, तो वो भी इस धारा के तहत छिपाने में आ सकता है। वाह, मतलब कानून टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला रहा है। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे पुरानी कानूनों में भी नई तकनीकों के गलत इस्तेमाल को शामिल किया जा रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि कानून कैसे बदल रहा है। वो स्थिर नहीं है, समाज और तकनीक के साथ खुद को ढालता है। अब धारा 58 के तहत सजा की बात करें तो ये इस पर निर्भर करता है कि प्लान छिपाने के बाद वो अपराध हुआ या नहीं। अच्छा, तो 2 स्थितियां हैं। हाँ। पहली, अगर प्लान छिपाया गया और उसके बाद वो गंभीर अपराध मौत की सजा या उम्र कैद वाला हो गया, तो छिपाने वाले को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 7 साल। और दूसरी, अगर प्लान छिपाया गया लेकिन किसी वजह से वो अपराध हुआ ही नहीं, तब भी प्लान छिपाना जुर्म है और इसके लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। मतलब प्लान छिपाना अपने आप में गलत है, पर अगर अपराध हो गया तो सजा ज्यादा है। इसका भी कोई उदाहरण है क्या? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण दिया है। मान लीजिए क को पता है कि शहर के ख इलाके में डकैती की योजना बन रही है। ठीक है। वो ये जानकारी मजिस्ट्रेट को देने जाता है, लेकिन जानबूझकर गलत बताता है। वो कहता है कि डकैती तो शहर के दूसरे कोने में ग इलाके में होगी। अच्छा। उसका इरादा ये है कि पुलिस गलत जगह बिजी रहे और खा इलाके में डकैती आराम से हो जाए। अब अगर डकैती हो जाती है तो का ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर प्लान को छुपाया और कामयाब होने में मदद की। इसलिए वो धारा 58 के तहत सजा का हकदार होगा। ये तो साजिश में शामिल होने जैसा ही हो गया, भले ही उसने खुद डकैती ना की हो। अच्छा, अब धारा 58 के बाद आती है धारा 59। स्रोत बताते हैं कि ये फिर से सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी है। हाँ, धारा 59 आप कह सकते हैं धारा 58 का ही एक स्पेशल केस है जो खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। ये तब लगती है जब कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर किसी ऐसे अपराध की योजना को छुपाता है जिसे रोकना उसकी कानूनी जिम्मेदारी, लीगल ड्यूटी है। यहाँ फिर से वही प्रिंसिपल है, सरकारी कर्मचारी से उम्मीद ज्यादा है, ऊंचे दर्जे की वफादारी और ड्यूटी की। तो यहाँ भी सजा ज्यादा होगी। ये मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है, क्योंकि अपराध हुआ या नहीं,
अपराध कितना गंभीर था और छिपाने वाला सरकारी कर्मचारी है, ये सब चीजें देखनी होंगी। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर इसे तोड़कर समझते हैं। देखिए, धारा 59 में मोटे तौर पर 3 स्थितियां बनती हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि छिपाया गया अपराध हुआ या नहीं और वो कितना गंभीर था। ठीक है। पहला, अपराध हो गया लेकिन मौत उम्र कैद वाला नहीं। अगर सरकारी कर्मचारी ने ऐसे जुर्म का प्लान छिपाया जो हो गया और उसकी सजा सिर्फ कैद है, मौत या उम्र कैद नहीं, तो उस कर्मचारी को उस अपराध की मैक्सिमम सजा के आधे हिस्से तक की कैद या जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। आधा। दूसरा, गंभीर अपराध हो गया मौत उम्र कैद वाला। अगर कर्मचारी ने ऐसे जुर्म का प्लान छिपाया जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है और वो जुर्म हो भी गया तो सजा बहुत गंभीर है, 10 साल तक की कैद हो सकती है। 10 साल? हाँ। और तीसरा, अपराध हुआ ही नहीं। अगर कर्मचारी ने प्लान छिपाया लेकिन वो अपराध चाहे गंभीर हो या कम गंभीर हुआ ही नहीं, तब भी उसे सजा मिलेगी। इस केस में उसे उस अपराध के लिए तय मैक्सिमम सजा के 1/4 हिस्से तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसे फिर से समझते। अगर कोई पुलिस वाला डकैती, जिसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती है, का प्लान जानता है और छिपा लेता है और डकैती हो जाती है, तो उसे 10 साल तक की सजा। सही। अगर वो चोरी, जिसकी सजा कम है, का प्लान छिपाता है और चोरी हो जाती है, तो उसे चोरी की मैक्सिमम सजा की आधी सजा। बिल्कुल। और अगर वो प्लान छिपाता है लेकिन अपराध होता ही नहीं, तो उसे उस अपराध की 1/4 सजा। क्या मैं सही समझी? एकदम सही समझा आपने। सजा की मात्रा अपराध की गंभीरता और उसके होने या न होने पर निर्भर करती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसे हर हाल में ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। स्रोत में इसका भी एक उदाहरण है। एक पुलिस ऑफिसर है, कानूनन उसे अपराधों की जानकारी मिलने पर रिपोर्ट करना होता है। ठीक है। उसे पता चलता है कि बा नाम का आदमी डकैती करने वाला है, लेकिन वो जानबूझकर ये जानकारी अपने सीनियर अफसरों को नहीं देता, शायद इसलिए कि डकैती हो जाए और उसे बाद में कुछ फायदा मिले। यहां उसने कुछ किया नहीं, बल्कि अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इसे कहते हैं इलीगल ओमिशन या अवैध चूक। अच्छा। इस चूक से उसने प्लान को छुपाया है और वो धारा 59 के तहत सजा का पात्र होगा। ये वाकई सरकारी पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे ढाल बनेंगे, लेकिन अगर वही किले में सेंध लगाने में मदद करें तो? यही तो कानून की चिंता है, इसीलिए उनके लिए सजा ज्यादा सख्त रखी गई है। ये जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। ठीक है, अब इस कड़ी की आखिरी धारा पर आते हैं, धारा 60। यह भी योजना छिपाने के बारे में है, लेकिन शायद कम गंभीर अपराधों के लिए। हाँ, धारा 60 उन अपराधों की योजना छिपाने से जुड़ी है जिनकी सजा सिर्फ कैद है, मतलब वो अपराध जिनमें मौत की सजा या उम्र कैद नहीं होती। और ये धारा आम नागरिकों पर लागू होती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो धारा 59 है ही। अच्छा। तो अगर कोई आम आदमी किसी कम गंभीर अपराध जैसे चोरी, धोखाधड़ी वगैरह की योजना को छिपाता है, तो धारा 60 लगेगी। और इसमें सजा क्या है? जाहिर है धारा 58 और 59 से कम होगी। हाँ, सजा कम है। इसमें भी 2 स्थितियां हैं। पहला, अपराध हो गया। अगर योजना छिपाने के बाद वो कम गंभीर अपराध हो जाता है, तो छिपाने वाले को उस अपराध की मैक्सिमम सजा के 1/4 हिस्से तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 1/4। दूसरा, अपराध नहीं हुआ। अगर योजना छिपाई गई लेकिन वो अपराध हुआ ही नहीं, तो सजा और भी कम है। उस अपराध की मैक्सिमम सजा के 8वें हिस्से तक की 1/8 कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो अगर मैं इन तीनों धाराओं 58, 59, 60 को एक साथ देखूं, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। हाँ। धारा 58, आम आदमी गंभीर अपराध मौत उम्र कैद की योजना छिपाए। धारा 59, सरकारी कर्मचारी किसी भी अपराध जिसे रोकना उसका फर्ज है कि योजना छिपाए, सजा सबसे ज्यादा। धारा 60, आम आदमी कम गंभीर अपराध सिर्फ कैद की योजना छिपाए, सजा सबसे कम। और हर मामले में सजा इस बात पर भी निर्भर करती है कि अपराध हुआ या नहीं। एकदम सटीक सारांश। ये दिखाता है कि कानून बनाने वालों ने कितनी बारीकी से सोचा है। अपराध कितना गंभीर है, छिपाने वाला कौन है, आम नागरिक या सरकारी कर्मचारी, और अपराध का नतीजा क्या हुआ, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सजा तय की गई है। सही। ये सिर्फ अपराध हो जाने के बाद एक्शन लेने के बारे में नहीं है, बल्कि अपराध की जड़ों तक पहुंचने और उसे पनपने से रोकने की कोशिश है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता के तहत किसी को अपराध के लिए उकसाना, भले ही वो अपराध हो या ना हो,
अपने आप में एक दंडनीय काम है। बिल्कुल। खासकर अगर उकसाने वाला या उकसाया गया व्यक्ति कोई सरकारी कर्मचारी हो जिसकी जिम्मेदारी अपराध रोकना है। हमने ये भी समझा कि सिर्फ एक व्यक्ति को उकसाने और आम जनता या बड़े समूह को उकसाने में बहुत बड़ा फर्क है। बड़े समूह को भड़काने पर कानून बहुत सख्ती दिखाता है, क्योंकि उससे समाज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी फैल सकती है। हाँ, अशांति फैल सकती है। और फिर हमने अपराध की योजनाओं को छिपाने वाले पहलू को देखा। गंभीर अपराधों की योजना छिपाना एक संगीन जुर्म है। और कानून अब इंक्रिप्शन जैसे तकनीकी तरीकों से जानकारी छिपाने को भी नजरअंदाज नहीं कर रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर आई वो है सरकारी कर्मचारियों की विशेष जिम्मेदारी। कानून उनसे उम्मीद करता है कि वे अपराध रोकेंगे। अगर वे अपनी ड्यूटी में फेल होते हैं या इससे भी बुरा अपराध को उकसाते हैं या उसकी योजना छिपाते हैं, तो उन्हें आम नागरिकों से कहीं ज्यादा कठोर सजा मिल सकती है। ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि कानून अपराध के चक्र को तोड़ने के लिए सिर्फ आखिरी कड़ी पर ही नहीं, बल्कि शुरुआती कड़ियों पर भी, इरादे पर, उकसावे पर और साजिश को छिपाने पर भी वार करता है। ये सब समझने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है, और शायद यही सवाल आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने का है। इन मामलों में, खासकर उकसाने या योजना छिपाने के मामलों में, जहां सीधा सीधा सबूत मिलना मुश्किल हो सकता है या जहां इंक्रिप्शन जैसी तकनीक इस्तेमाल हुई हो, किसी का इरादा साबित करना, इंटेंशन, कानूनी प्रक्रिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती होगी। हाँ, ये तो है। हमारी न्याय प्रणाली सबूत जुटाने के भारी बोझ, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, और अपराध को मुमकिन बनाने वाले कामों को सजा देने की जरूरत के बीच वो संतुलन कैसे साधती है। यह सोचने का विषय है कि बदलते समय और तकनीक के इस दौर में इंसाफ पक्का करने के लिए कानून और जांच एजेंसियों को किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वो उनसे कैसे निपट रही हैं।